हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार की क्लासेस। डेट आज की 27 मार्च 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट न्यूज़ है नरेंद्र मोदी की जो विजिट हो रही है अभी, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उनकी जो विजिट है अभी बांग्लादेश में चल रही है, तो उसको लेकर के ये न्यूज़ आई है जिसमें उन्होंने हिस्ट्री को एक तरीके से अनवील किया है, हिस्ट्री को फिर से रिकॉल किया है कि कैसे बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था 50 साल पहले और कैसे 75 साल होने वाले हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस के। तो दोनों कंट्रीज़ ने अपनी जर्नी लगभग केवल 25 साल के डिफरेंस में शुरू की है। तो यहाँ पर उन दोनों जो लीडर हैं मतलब बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है उनके और हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी तरफ से कुछ यहाँ पे कोटेशन दिए जा रहे हैं, क्या रिलेशन रहा है क्या नहीं। यहाँ पर एक जो पॉइंट आ रहा है वो ये ऑपरेशन सर्च लाइट, ये एक नया नाम है यहाँ पे, उसके बारे में हम जानेंगे, थोड़ी और डिटेल इस आर्टिकल से ले लेंगे। इसके अलावा गुजरात असेंबली में एक बिल लाया गया है जिसको ये बोला जा रहा है कि एक अल्योरमेंट है कि कन्वर्जन किया जा सके रिलीजियस। तो अल्योरमेंट का मतलब होता है एक तरीके से अट्रैक्टिव पॉइंट बनाना जिससे कि लोग जो है वो कन्वर्ट कर सके। तो बेसिकली ये बिल है, इतना कुछ काम का है नहीं, डिस्कस नहीं करेंगे। इधर कल मुंबई में एक हॉस्पिटल में आग लगने की वजह से कोविड-19 के जो पेशेंट्स थे उनमें 10 की डेथ हो गई, उसको लेकर के ये न्यूज़ है, नहीं डिस्कस करेंगे। इधर ये छोटी सी न्यूज़ है जिसमें नरेंद्र मोदी ने जैसे ही ढाका में लैंड की इनकी प्लेन, तो उसके बाद में वहाँ पर एक तरीके से वहाँ के जो रेडिकल आउटफिट्स हैं इस्लामिज़म के, तो उन लोगों ने बिल्कुल ऑब्जेक्शन किया कि बोले इंडिया के साथ में रिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको लेकर के ये आर्टिकल है, बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। और देखो कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है फ्रंट पेज पे, आगे चलते हैं। वर्ल्ड मैप पे अगर न्यूज़ देखें तो एक तो देखो चाइना पे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जो सैंक्शन लगाए हैं ना कि उइगर मुस्लिम्स पर जो अत्याचार हो रहे हैं, चाइना की जो शिनजियांग प्रोविंस है वहाँ पे, तो चाइना पर उसको लेकर के सैंक्शंस लगाए गए हैं। तो चाइना ने भी रिटेलिएट किया है कि जो भी यूके के पॉलिटिशियन जिन्होंने यूरोपियन यूनियन के इस मूव को सपोर्ट किया है उन पर सैंक्शन लगा दिए हैं अब चाइना ने। तो एक तरीके से ये एक वॉर सा चल रहा है, ये मान के चलो, फिर से वही डेमोक्रेसी और जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उनके बीच में, राइट, उसी चीज़ को लेकर के। तो ज़्यादा कुछ डिस्कशन का पॉइंट है नहीं देखेंगे, बस मेन चीज़ थी वो हमने देख ली। इसके अलावा आप देखोगे ताइवान की तरफ से अभी जो रिपोर्ट्स रिलीज हो रही हैं उसमें ये डिक्लेयर किया जा रहा है कि चाइनीज़ एयरफोर्स ने अभी लगातार अपनी कोशिशें बढ़ा रखी हैं कि ताइवान को डराया जाए, और ताइवान ने डिटेक्ट किया है कि चाइनीज़ एयरफोर्स का लगातार इनकर्जन हो रहा है ताइवान की जो टेरिटरी है उधर। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो नाम है दैट इज़, एक सेकेंड आप रुकिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल एरियाज है जो हो सकता है प्रीलिम्स में पूछे जाएं। एक तो देखो प्राटाज आइलैंड कहाँ पर है, ये साउथ चाइना सी में है, ताइवान कंट्रोल्ड आइलैंड है, एक तो ये प्राटाज आइलैंड। दूसरा बाशी चैनल कहाँ पर है, तो बाशी चैनल को देखोगे तो ताइवान और फिलीपींस इनको सेपरेट करने वाली जो वाटर बॉडी है वो है बाशी चैनल। ठीक है, ये आप याद रखिए, दोनों के दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं प्रीलिम्स में। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सप्लेन पेज से कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के फिर से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई गई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को आप बैन करो। तो इसका पूरा मुद्दा देखेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या और अभी क्या है। ऑलरेडी एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट उसको व्यू करे। 2017 की वो पिटीशन अटकी पड़ी है अभी तक तो। ठीक है, तो अभी जो पिटीशन लगाई है देखो उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया, ये कहा कि अभी तो देखो हम रोक नहीं सकते हैं, बाकी 2017 की जो पिटीशन ऑलरेडी लगी हुई है जो कि लगाई गई थी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा, तो उसमें देखेंगे कि क्या पेचीदगियां हैं और ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, काम कैसे करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है, इस आर्टिकल को देखेंगे, अच्छा है डिटेल में। इकोनॉमी पेज पे अगर देखिए तो सिर्फ एक न्यूज़ है जिसे हम डिस्कस कर सकते हैं, वो ये कि इंडिया की तरफ से अब पहल मतलब एक तरीके से कोशिशें की जा रही हैं कि यूएसए के साथ में जो ट्रेड टाइज हैं उनको जल्दी से फाइनलाइज कर दिया जाए। ठीक है, देखो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो और हमारी तरफ से जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, तो वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि अल्टीमेटली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए इंडिया और यूएस के बीच में। बट इन्होंने ये कहा कि जल्दबाजी कभी भी एडवाइजेबल नहीं होगी इस तरीके के इश्यूज को अगर नेगोशिएशन में लाया जा रहा है तो। ठीक है, अब देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट एक दो आर्टिकल्स हैं उनको डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है जिसमें केवल और केवल स्पीचेस के बारे में बताया गया है
कि 50 साल हो गए हैं बांग्लादेश के लिबरेशन को, और इस लिबरेशन के बाद में बांग्लादेश ने जो भी प्रोग्रेस की है वो वाकई में डेमोक्रेटिक मैनर में काम करने के चलते हुई है। साथ में अपने स्पीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि पाकिस्तान मिलिट्री ने जो एट्रोसिटीज़ वहाँ पे की है, जो भी वहाँ पर लैंग्वेज को क्रश करने की कोशिश की, बंगाली लैंग्वेज के ऊपर उर्दू को अप्लाई करने की बात की, आइडेंटिटिकल क्राइसिस का सामना करना पड़ा, बोलो उन चीज़ों का जो एक तरीके से उससे फ्रीडम मिलना वो आज के 50 साल पहले बांग्लादेश को मिल पाई थी। उस टाइम पे पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से एक ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया गया था। उसके चलते जो भी बंगाली लोग थे उनको ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मतलब पकड़ करके उनको या तो मतलब सप्रेस किया जा रहा था, उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ की जा रही थी। तो यहाँ पर जो मेन बात आ रही है वो देखो, हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर ली है डिटेल में, एडिटोरियल्स हम 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं लगातार, तो ज़्यादा कुछ नया है नहीं। बोलो 21वीं सेंचुरी में दोनों डेमोक्रेसीज लगातार काम कर रही हैं, और बांग्लादेश की तरफ से जो स्टेटमेंट आए हैं वो ये कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है, तो इंडिया को लीड करना चाहिए साउथ एशिया को डेवलप करने के लिए, और बांग्लादेश इंडिया का साथ देने के लिए हमेशा तैयार है। ठीक है, तो इस तरीके से मेन जो बातें थी वो देख ली, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जो है एक्सप्लेन पेज से कंटेंट है, एक्सप्लेन्ड है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कैसे काम करती है, और साथ में अभी तक सुप्रीम कोर्ट में क्या चैलेंज किए जा चुके हैं। तो बेसिकली आपको पता है 5 स्टेट्स जिनमें अभी असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम, पुदुचेरी, ये यूटीज और स्टेट्स हैं। तो ऐसे करके इनमें इलेक्शन चल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई गई, और उस पिटीशन में ये कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इनको बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन करने से मना कर दिया, और ये कहा कि 2017 से ऑलरेडी एक केस पेंडिंग है, एक पिटीशन पेंडिंग है, उस पर जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक नया कोई भी मुद्दा लाना अभी ज़रूरी नहीं है। तो ये पेंडिंग जो चैलेंज है वो क्या है वो देख लेते हैं। देखो 2017 में यूनियन बजट के थ्रू फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पे अरुण जेटली हुआ करते थे, तो उनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड, तो उसको उसी टाइम पे चैलेंज कर दिया गया था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या था कि इनका काम ये कहना था ADR का, यहाँ से हम ADR पिक करेंगे, ADR का ये कहना था कि इलेक्टोरल जो भी प्रोसीडिंग्स होती है उनमें ट्रांसपेरेंसी आए, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर जो भी फंडिंग देने वाले लोग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, कम से कम ट्रांसपेरेंट मैनर में ये तो पता पड़े ना कि कौन सी कंपनी, कौन से इंडिविजुअल ने किस पर्टिकुलर पार्टी को कितना रुपया डोनेट किया है। साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट से भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन मांगा है कि भाई आप बताओ, आप लोगों के हिसाब से क्या करना सही है और आपके क्या ओपिनियन है इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को ध्यान में रखते हुए। साथ में इस पिटीशन में एक और चीज़ डाली हुई है, इस पिटीशन में मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप पब्लिक ऑफिस डिक्लेयर करो, क्योंकि बोले इनके पास में पब्लिक से फंडिंग आती है। इससे क्या हो जाएगा, जब पब्लिक ऑफिस डिक्लेयर हो जाएगी ना पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर आ जाएगी। अब देखते हैं होता है क्या, अभी तक ये पिटीशन जो है वो पेंडिंग ही चल रही है। अब अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की अगर बात की जाए तो देखो 2017 का जो यूनियन बजट आया था उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिलीज किया था। ये एक इंटरेस्ट फ्री बियरर थे। ठीक है, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। और हाँ, इसमें मेन काम जो किया गया वो ये कि जो डोनेट कर रहा है ना मनी को, मान लो कोई पार्टी है बीजेपी या फिर कांग्रेस, ठीक है, अब इनको अगर कोई भी डोनेट करना चाह रहा है पैसे तो वो जाएगा बैंक भी केवल SBI को ही अलॉट किया हुआ है ये पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो वो SBI बैंक के पास में जाएगा, पैसे डिपॉजिट करेगा और वहाँ से वो अपने जितने रुपए जमा कराएगा उसके हिसाब से उसको इलेक्टोरल बॉन्ड मिल जाएंगे और वो ले जा करके वो दे देगा जिस भी पार्टी को उसको डोनेट करना है। अब वो पार्टी फिर से जाएगी कहाँ पे, SBI के पास में, और वहाँ से पैसे रिडीम कर लेगी। तो इसमें क्या है कि किस बंदे ने डोनेट किया और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एनोनिमिटी, मतलब इसमें क्लैरिटी ना होना, नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करने की वजह से कहीं ना कहीं कंसर्न्स राइज किए जा रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा, इसमें जो भी मल्टीपल ये जो बॉन्ड होंगे ना, इनको रिलीज़ करने की जो अमाउंट है वो 1000 के नंबर्स में 10,000 रुपये का भी होता है, 1 लाख का भी होता है, 10 लाख का भी होता है, 1 करोड़ का भी होता है। तो जिस तरीके से आप एक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लोगे उसके हिसाब से आप पैसे दोगे तो उसका वो आपको उसी डिनोमिनेशन का बॉन्ड मिल जाएगा। और हाँ,
15 दिन के अंदर अंदर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है ना डोनेशन के तौर पे, तो 15 दिन के अंदर अंदर उस इलेक्टोरल पार्टी को मतलब उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को उस इलेक्टोरल बॉन्ड को जमा कराना होगा बैंक में, और 15 दिन के अंदर अंदर ही पैसे रिडीम कर लेने होंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर वो बॉन्ड को क्लियर नहीं करा पाए तो वह पैसा चला जाएगा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंडर में। अभी तक आप देखोगे मार्च 2018 से लेकर 2021 के बीच में लगभग 12,924 इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज किए जा चुके हैं, जिनका टोटल अमाउंट है 6,534.78 करोड़ रुपए, और 15 फेजेस में अभी तक इलेक्शन हो चुके हैं मार्च 2018 से लेकर 2021 के बीच में, और उनके चलते इतना अमाउंट हुआ है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो बजट स्पीच था 2017 का, उसमें ये था कि कंपनीज को, मतलब इसमें बेसिकली पॉइंट ये था कि डोनर्स को हरासमेंट का सामना ना करना पड़े। अगर मान लो कोई पार्टी ए है, इसको अगर किसी ने डोनेट किया और जीत के पार्टी आ गई बी, तो ये बी को पता ना पड़े कि डोनेट किसने किया। तो इससे क्या होगा, जो डोनर है ना, तो वो कहीं ना कहीं उस हरासमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखो, डोनेट करने के लिए कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, कोई एनजीओ, कोई रिलीजियस ट्रस्ट, कोई भी हो सकते हैं। अब बात ये आ जाती है कि इसको चैलेंज क्यों किया गया। देखो, जब बजट जब आया था 2017 का, उसमें फाइनेंस एक्ट 2017 के थ्रू ये लाया गया था। इसमें एग्जम्पशन देने की बात की गई थी कि पॉलिटिकल पार्टीज को और डोनर को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि वो कौन सी पार्टी को कितना रुपया वो देना चाह रहा है। इसके अलावा आप देखोगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अपनी तरफ से एक मैंडेटरी कंडीशन रखी हुई है कि किसको कितना कंट्रीब्यूशन आए। तो वो चीज़ अब इस एक्ट के बेसिस पे, ये 2017 का जो एक्ट आया उसके बेसिस पे डिफाई कर दिया गया, ये कह के कि अब 2017 का एक्ट अवेलेबल है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये नहीं पूछ सकता कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना रुपया डोनेशन के तौर पे मिला है। इसका मतलब क्या हो गया कि वोटर्स को किसी भी तरीके से यह पता नहीं पड़ेगा कि किसी भी बंदे ने, किसी भी कंपनी ने, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कितने रुपए दिए हैं अपनी डोनेशन के तौर पे। तो कहने का मतलब ट्रांसपेरेंसी को लेकर के बहुत बड़ा सवाल है। तो राइट टू नो जो है ना एक सिटीजन का, वो यहां पर फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा दूसरे किसी बैंक को ऑप्शन ही नहीं दिया है। आज आप देखोगे सबसे ज्यादा जो डोनेशन मिल रहा है वो बीजेपी को मिल रहा है, अभी तक का जो डेटा अवेलेबल यहां पर है। अब देखो ये पॉपुलर कितने हैं ये बॉन्ड्स, तो देखो डोनेशन तो बहुत अच्छा खासा मिल रहा है, और एक चीज़ और है कि एनोनिमिटी और है, क्लैरिटी नहीं है, तो डोनेट करने वाले भी बिना डर के डोनेट कर जाते हैं। साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है, देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से एक अपनी रिपोर्ट सबमिट की है स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस लॉ एंड जस्टिस 2017 के सामने, कि भाई इलेक्शन कमीशन इंडिया ने ये कहा कि ऑब्जेक्ट किया अपनी तरफ से कि ये जो आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो अमेंडमेंट लेकर के आए हो ना, अब जिससे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी अगर फंडिंग मिलती है तो उस फंडिंग के लिए एनोनिमिटी मेंटेन रखने की बात की जा रही है, नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में फंडिंग को प्रमोट करना चाह रहे हो आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को चेंज करके, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो सही तरीके का नहीं है। सिमिलरली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉ मिनिस्टर को भी कहा कि आपने जो कुछ भी मॉडिफाई करने की बात की है ना ये जो फंडिंग को लेकर के, तो आप इसको रिकंसिडर करो, ये जल्दबाजी का काम हो जाएगा। साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से उस लेटर में ये लिखा कि जो कंट्रीब्यूशन अगर किसी को भी मिलता है ना तो उसके बारे में एक प्रॉपर वे में डिस्क्लोज करना जरूरी है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, क्योंकि ये हमने यहाँ पे देखा ना राइट टू नो वाला जो एक्ट है। साथ में जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट, उसमें सेक्शन 29B, ये आप याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 29B अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये किससे एसोसिएटेड है, तो बेसिकली इसमें क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्क्लोज करना होगा कि वो कोई भी मतलब प्रोहिबिट करता है, मना करता है पॉलिटिकल पार्टीज को ये सेक्शन कि आप किसी भी गवर्नमेंट कंपनी या फॉरेन सोर्स से फंडिंग नहीं लोगे। अब आप एक चीज बताओ, यहां पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है जो कि नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में फंडिंग की अवेलेबिलिटी इंश्योर कर रहा है, तो यहां पर अगर कोई भी फॉरेनर यहां पर आकर के पैसा दे किसी भी पार्टी को, या कोई भी गवर्नमेंट कंपनी अंदर ही अंदर पैसा दे दे, तो पता कहां पड़ा कि किसने डोनेट किया है। तो ये कंसर्न्स यहां पर राइज हो रहे हैं, और इसी के चलते 2017 की पिटीशन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में फंसी पड़ी है। अब देखते हैं, टाइम बताएगा होता है क्या, आगे चलते हैं। तो इस तरीके से आज के डिस्कशन में ये इतनी कंटेंट था जो हमने देख लिया है। न्यूज़पेपर आपको मिल ही जाएगा कल सुबह। तो डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।